बड़ी खबर बता रही हूं क्योंकि चीन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और कहा चीन 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। हिम्मत दिखाई तो डोकलाम में 45 दिन तक रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस जाने के लिए मजबूर किया। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा असम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी, डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अमिताभ सर, वापस आपके पास आ रही हूं क्योंकि डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली जो बात मनीष कह रहे थे, एक्शन को देखते हुए, इस वक्त के हालात को देखते हुए भारत जो कदम उठा रहा है उसको समझाइए। देखिए सुरभि, सबसे इंपॉर्टेंट है भारत इस मौके का फायदा उठा रहा है। TSMC जो है, जो ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, उसको हमने इनवाइट किया था और वो कुछ हद तक तैयार भी हो गए थे गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर्स में। उसी तरह जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है चीन का, पूरे दुनिया का और खासकर अमेरिका के कंज्यूमर गुड्स को सप्लाई करता है, उनसे हम वहां से कुछ मैन्युफैक्चरिंग बेस को अपने यहाँ लगा सकते हैं। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, वो हमें दुनिया को ये बताना है कि देखिए ये जो एक्सपेंशनिज्म है, जिसको प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि ये जो विस्तारवाद है, वो उसका प्रबल समर्थक है चीन। और चीन सिर्फ ये नहीं चाहता है कि उसका औद्योगिक और विकास का जो बेस है वो पूरे दुनिया में एक्सपेंड किया जाए। चीन ये भी चाहता है कि उसके जितने पुराने डिस्प्यूट्स हैं उनको उसके फेवर में सेटल किया जाए। तो इसके चक्कर में वो चीन सबसे दोस्ती कर रहा है और साथ साथ अपनी दुनिया को पावर भी दिखा रहा है। लेकिन हमें अगर उनके इकोनॉमिक बेस को प्रहार करना है तो हमें दुनिया को कन्विंस करना होगा कि भारत एक, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड शोरिंग का बेस बन सकता है, यानी जो ऐसे सप्लाई का बेस बन सकता है जो पूरी समय में इमरजेंसीज में हम उनको सप्लाई कर सकें अगर चीन का वो बेस बंद होता है। दूसरे जो हम कहते हैं डीकपलिंग, यानी उनसे जो अलग अलग चीजों में हमने दोस्ती की हुई है उसको हम अपने फेवर में लें, यानी जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है चीन, उसको हम भारत की तरफ लाके करें तो एक डीकपल होगा, रिलेशनशिप जो है उस तरह से बनेगा। लेकिन इस समय अमेरिका बहुत सोची समझी साजिश के तरह ये कर रहा है कि वो ये भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस वहां से हटाए, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन है। ट्रंप इसके पहले बहुत सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा चुके हैं, शायद ट्रंप फिर इस बार आ जाएं, तो वो बहुत फूक फूक के कदम लग रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी नहीं गड़बड़ाए। भारत को इस समय ऐसे कदम उठाने होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस मौके का फायदा उठाया जाए कि देखिए जो चीन था मैन्युफैक्चरिंग बेस ही था, मान लीजिए 2010 तक, अब वो एक्सपेंशनिज्म की तरफ, विस्तारवाद की तरफ बढ़ रहा है और वो नजर भी आता है, बिल्कुल नजर। और सैलामी स्लाइसिंग के जो टेक्निक्स है, धीरे धीरे काट के अपने भूमि में मिलाते रहो, कहो कि अरे ये तो बहुत पहले से चला आ रहा था, और चीन ने ये किया है। और ये दिखाना होगा कि हांगकांग में जिस तरह चीनियों ने किया है कि पहले उसको मिलाया और उनको कहा कि आपको डेमोक्रेसी रखेंगे, अब पूरी तरह से वहां पे टोटलिटेरियनिज्म जो चीन में है उसका प्रतिबिंब बन गया है। ताइवान एक अगला फ्लैश पॉइंट है, कब वो होगा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, लेकिन अश्विनी सिवाड़ सर, यहाँ सवाल ये भी है कि सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत का कदम, क्योंकि हमने ये भी खबर अपने दर्शकों को बताई थी और आप सभी ये बात जानते भी हैं किस तरीके से अरुणाचल की जो बॉर्डर है वहां पर गाँव बसा रहा है चीन, लोगों को अपने वहां पर गाँव में रहने के लिए भेज रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या होगी ऐसी तमाम जो हरकतें चीन कर रहा है उससे डील करने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो हमारी जो स्ट्रेटेजी अभी है वो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी। पहली बात तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। अब सड़कों का जाल बिछा दिया है, टनल बना दिए हैं, ब्रिजेज बना दिए, रेलवे लाइन ले गए, लॉजिस्टिक के जो डिपोज हैं वो हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक ले आए। जो गांव पहले हम सोचते थे लास्ट विलेज है, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक प्रकार का नजरिया है वो फर्स्ट विलेज है, उनको भी हमने कनेक्ट कर दिया है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ कि वहां से वो पलायन ना करें। दूसरा हमने ये किया है कि वहां पर हमने जो अपने एयरफील्ड्स है उनको मॉडर्नाइज किया है, पूरे लद्दाख में भी अरुणाचल प्रदेश में भी। और तीसरा हमने अपनी जो क्षमता को बढ़ाया है, पहले हमारे पास कोई स्ट्राइक फोर्स नहीं थी,
हम इसका मतलब डिफेंड कर सकते थे चीन के अगेंस्ट, हम वहां पर अटैक नहीं कर सकते थे, ऑफेंसिव नहीं हो सकते थे। वो सारा माइंडसेट हमने चेंज कर लिया 2-3 साल में। आज हमने 2 स्ट्राइक और एक नई रेज की, एक हमने वेस्टर्न सेक्टर से नदर सेक्टर की तरफ डाली है। इसका मतलब हम चीन को ये बताना चाहते हैं कि आप ये ना सोचें कि भारत की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि भारत भी चीन के अंदर घुस सकता है। हमने वो करके दिखाया, कैलाश रेंज को पकड़ के 28-29 अगस्त 2020 में हमने वो कर दिखाया, चीनियों को कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये चीन भी समझ गया है कि भारत एक बदला हुआ भारत है, इकोनॉमी में अच्छा कर रहा है, मिलिटरी स्ट्रांग होता जा रहा है, और मुझे लगता है अब है समय इसके ऊपर प्रहार करने का। आज जो चीन है वो वीकेस्ट है, उसकी इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, डीकपलिंग हो रही है सप्लाई चेन, वो इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत की तरफ आनी चाहिए। और आप जो ये चिप्स वाले हैं, अगर आप आने वाले सेमीकंडक्टर और चिप्स का हब सेंटर बन जाता है, जिस प्रकार से हमने 2 गुजरात में, एक गुवाहाटी के अंदर खोलनी है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्ट्राइक कर सकते हो आप जो आप चीन समझा रहे हैं। को। राजेश सर, आई वांट यू टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि भारत जिस तरीके से आक्रामक रुख दिखाते हुए एक्शन की बात कर रहा है, हम ये जानते हैं कि इकोनॉमी वाइज किस तरीके से चीन को चोट पहुंचाने की कोशिश के तहत भारत ने एक्शन लिया। क्या भारत उस लिहाज से अगर देखें डिप्लोमैटिकली अपनी क्षमता बढ़ा रहा है कुछ ऐसे कदम उठाते हुए भी? देखिए, उठा भी रहे हैं और धीरे धीरे दूसरे देशों को कन्विंस भी कर रहे हैं। देखिए, अब आपने देखा होगा कुछ साल पहले आसियान हमेशा जो है भारत और चीन के बीच में वो चीन का पक्ष ज्यादा लेता था या न्यूट्रल रहता था और कहता था कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। और क्योंकि आसियान जो है कंसेंसस पे चलता है, जब यूएस ने भी उनको उनके साथ ताइवान इशू पर समर्थन देने की कोशिश की तो आसियान ने कुछ आनाकानी की। लेकिन अब आसियान के कुछ देशों को लग रहा है कि चीन बहुत आगे उनके इंटरेस्ट को भी ठेस पहुंचा रहा है। तो जैसे वियतनाम और जैसे फिलीपींस, तो वो अब जो है अब आप देखें उनको हम कितना समर्थन दे रहे हैं डिप्लोमेटिकली, उनको हथियार भी बेच रहे हैं। और कई ऐसे देश हैं जो अब धीरे धीरे जो है समझना शुरू कर रहे हैं कि चीन कितना दोगलापन है। आप देखिए म्यांमार में कितनी लड़ाई हो रही है, और अगर चीन चाहता है तो वो इस लड़ाई को रोक सकता है, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है वहां पे। तो कुछ लोगों को समझ में आ गया है, और धीरे धीरे आसियान देश जो समझेंगे कि उनके हित में क्या है और वो अपने हितों में काम लेना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे चाइना का जो अटेंशन है वो अपने भारत की नेबरहुड से हट के अपनी नेबरहुड में चला जाएगा। और यही एक स्ट्रेटेजी जो है जो हमको परस्यू करनी चाहिए। बिल्कुल। और मनीष, आखिर में ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि चीन के सामने खड़े होकर भारत ने जिस तरीके से शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति को खुली चुनौती दी है, ऐसा तो कई सुपर पावर्स नहीं कर पाए। क्या यही भी एक बड़ी बौखलाहट की वजह है चीन की? बिल्कुल। देखिए, मैं सामरिक और कूटनीतिक तौर पर भारत चीन को किस तरह से जवाब दे रहा है, इसके 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूं, जिससे आपको लगेगा कि चाहे जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर हो, वहां भारत क्या कर रहा है। आप देखिए, मालदीव में सरकार बदली, मालदीव में प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हमने सेशल्स में जाकर वहां पर अपना एयरबेस बनाना शुरू किया है, हमने अपना नेवी बेस वहां बनाना शुरू किया है। ताइवान को लेकर आपने देखा कि ताइवान के एक जमाना था जब ताइवान में राष्ट्रपति बनने पर भी उनको कोई मैसेज हमारी तरफ से नहीं जाता था, क्योंकि हम सोचते थे वन चाइना पॉलिसी के तहत ये आता है। लेकिन अब जब ताइवान में भूकंप आया तो प्रधानमंत्री का जब शोक संदेश ताइवान के नाम से गया, तो आपने देखा कि कैसे ताइवान के राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों, सबने हाथों हाथ उस मैसेज को लिया। फिलीपींस में विदेश मंत्री ने कहा कि हम फिलीपींस के साथ खड़े हैं, यानी जहां पर वो चीन से लड़ाई कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, अभी चुनाव से ठीक पहले जब चुनाव की घोषणा हुई, उसके बावजूद प्रधानमंत्री भूटान गए। चाहते तो चुनाव के बाद जा सकते थे, लेकिन अब हम चीन के मामले में एक दिन की भी देरी नहीं करना चाहते। भूटान इसका एक बड़ा एग्जाम्पल था। म्यांमार में हमने पोर्ट पर अपना कंट्रोल हासिल किया है। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सबके साथ हमने अपने संबंधों को रिवाइज करना शुरू किया है। अंतरिक्ष की बात करूं तो भारत ने अपनी एक ऐसी क्षमता हासिल किया जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल इनके पास है, जिसको लेकर चीन को बहुत ज्यादा टेंशन है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल में पहली बार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री सब एक साथ चीन का नाम लेकर चीन पर हमला बोल रहे हैं। मनीष, क्या यही वजह है कि सैन्य टकराव की स्थिति में चीन कभी भारत के सामने आना नहीं चाहता?
क्योंकि वो जानता है कि आर्थिक चोट तो पहुंचाई है, लेकिन ये जो आपने एक फहरिस्त गिनाई है, जो भारत के रुख की फहरिस्त गिनाई है, यह सीधा संदेश चीन समझ भी चुका। देखिए, अगर आप वैसे देखें तो 1962 में मुझे लगता है शी जिनपिंग हाफ पैंट पहनकर जब घूम रहे होंगे, उस समय के बाद से चीन के पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी तरह के युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि भारत उसके बाद 1971 हो या फिर उसके बाद आप देखें कि हमने करगिल युद्ध देखा, हम लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पहाड़ हो, पर्वत हो, समंदर हो, हर जगह हमारी प्रैक्टिस है। तो चीन को इस बात का रियलाइजेशन है और दुनिया भी कहती है कि चीन जितना बड़ा दिखता है आपको मिलिट्री पावर, उसका शायद 10-20% भी एक्चुअल में ना हो। और इतिहास गवाह है, जब भी चीन और ताइवान की लड़ाई हुई, 3 लड़ाई हुई है, तीनों में चीन की हार हुई है। तो आप देखिए असली युद्ध में चीन कहां टिकेगा, यह बात चीन को पता है। इसलिए चीन अपनी ताकत का जो इस्तेमाल दिखाना चाहता है, उस भ्रम को भारत सरकार ने तोड़ दिया है, गलवान के बाद या फिर डोकलाम में। तो पहले भी कई बार ये हिमाकत चीन की तरफ से की जा चुकी है, जो अपना है नहीं उसे अपना बनाने और बताने की कोशिश चीन करता है, लेकिन अब उसे खुलकर जवाब मिल रहा है।